प्राकृतिक विज्ञान के बाद क्लाइमेटोलॉजी का आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बाद उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने वायुमंडल का संगठन पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि वायुमंडल किस तरह से विभिन्न गैसों का मिश्रण है और साथ ही गैसों के मिश्रण के अलावा वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प और धूल कणों का भी योगदान है। यानी वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन 3 तत्वों से हुआ है, गैसें, धूल कण और जलवाष्प। क्लियर। आज के वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे। संरचना में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है और इन अलग अलग परतों के विभाजन का आधार क्या है और इन अलग अलग परतों की विशेषताएं क्या हैं। क्लियर। तो आइए पहले इनका एक छोटा सा परिचय दे देते हैं। 5 मिनट में कहानी के रूप में आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद लिखने वाली बातें कर लेते हैं। क्लियर। थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामान्य विचारधारा के अनुसार पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसे 5 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। ये 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन मंडल ओजोनोस्फियर, आयन मंडल इसे आयनोस्फियर कहते हैं या मेसोस्फियर भी कभी कभी कहा जाता है। ओजोन मंडल को ओजोनोस्फियर के साथ साथ मेसोस्फियर भी कहा जाता है। आयन मंडल यानी आयनोस्फियर और बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर जो कि 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है। क्षोभ मंडल 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक, समताप मंडल 30, ओजोन मंडल 60, आयन मंडल 400 और बहिर्मंडल 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है। सबसे पहले सवाल ये आना चाहिए कि वायुमंडल को ये 5 परतों में विभाजित क्यों किया गया है। क्योंकि वायुमंडल तो अदृश्य है, न दिखाई देता है, न उसमें कोई सुगंध या दुर्गंध है। तो ये पता कैसे चलता है कि ये 5 अलग अलग परतें हैं। वास्तव में इन 5 परतों के विभाजन का आधार क्या है। कैसे हमने कल्पना कर लिया कि वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। इस कल्पना का आधार यानी वायुमंडल के 5 परतों में विभाजन का आधार तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊपर और नीचे को ऊर्ध्वाधर करते हैं और लेफ्ट राइट को क्षैतिज बोलते हैं। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऐसे वितरण को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो वायुमंडल का 5 परतों में विभाजन का आधार तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण है। कहने का तात्पर्य है कि वायुमंडल के इन 5 परतों की तापमान संबंधी विशेषता अलग अलग है। तापमान विशेषता के आधार पर इन 5 परतों को अलग किया गया है। यानी तापमान विशेषता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। आपसे सवाल पूछा जाएगा वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित करने का आधार क्या है। तापमान विशेषता, आर्द्रता संबंधी विशेषता, ऊंचाई संबंधी विशेषता या गुरुत्वाकर्षण संबंधी विशेषता। नहीं, इनके विभाजन का आधार तापमान संबंधी विशेषता है। क्षोभ मंडल की एक सामान्य विशेषता पहले परिचय ले लेते हैं। पहले हम पूरा समझा दें, फिर आप जब हम लिखवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्षोभ मंडल का मतलब क्या होता है। क्षोभ का अर्थ होता है हिंदी में गुस्सा, यानी वायुमंडल में जितना भी गुस्सा आता है, वायुमंडल को गुस्सा केवल 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आता है। 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वायुमंडल को गुस्सा नहीं आता। वायुमंडल गुस्सा कौन कौन सा है। चक्रवात, तूफान, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, कोहरा छा जाना चारों तरफ, ओस, पाला, हिमपात, वर्षा, ये सभी क्या है, ये वायुमंडल के गुस्से हैं। क्षोभ है, इसमें क्षोभ होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, क्षोभ मंडल। यानी मौसम संबंधी जितने भी विशेषताएं हैं वो क्षोभ मंडल में संकेंद्रित हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक पतली संक्रमण पेटी पाई जाती है। आप देख रहे हैं प्रत्येक मंडलों के बीच एक संक्रमण पेटी है। जैसे क्षोभ मंडल समताप मंडल के मध्य ट्रोपोपॉज यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के मध्य ट्रोपोपॉज, इसी तरह से स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच स्ट्रेटोपॉज। तो ये अलग अलग संक्रमण पेटियां हैं। वास्तव में ये संक्रमण पेटियां क्या हैं, इसी के सहारे तापमान संबंधी विशेषता में अचानक से अंतर आ जाता है। यानी क्षोभ मंडल की तापमान संबंधी अपनी विशेषता है, समताप मंडल की तापमान संबंधी अपनी विशेषता है। इन दोनों मंडलों की तापमान के संदर्भ में अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। इन दोनों के मध्य अचानक से परिवर्तन होता है। जहां अचानक से परिवर्तन होता है उसे हम क्षोभ मंडल सीमा कहते हैं। यानी वर्षा होना, बादल का बनना,
चक्रवात, तूफान, बादल का बनना, कोहरा पड़ना, बिजली चमकना, बादल का गरजना, इन सभी की ऊपरी सीमा का निर्धारण कहां होता है? ट्रोपोपॉज के सहारे होता है। यानी दो मंडलों के बीच जो संक्रमण पेटियां पाई जाती हैं उन्हें हम सीमा स्तर कहते हैं। इसी संक्रमण पेटी अर्थात सीमा स्तर अर्थात इंग्लिश में पॉजेस, इन्हीं पॉजेस के सहारे अचानक से तापमान संबंधी विशेषताओं में अंतर आ जाता है और इस सीमा के ऊपर तापमान संबंधी विशेषता एकदम अलग पाई जाती है। क्लियर? यानी ये सीमाएं अपने नीचे स्थित मंडल की विशेषताओं की सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे बादल, कोहरा इस सीमा के ऊपर नहीं होगा, इस सीमा के नीचे ही होगा। क्लियर? तो क्षोभ मंडल यानी जितने भी वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं जैसे चक्रवात, तूफान आदि, इसके अलावा मौसम संबंधी विशेषताएं, पाला, कोहरा, ओस, वर्षा, हिमपात, ये सभी क्षोभ मंडल सीमा के नीचे ही संकेंद्रित हैं। क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट। धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऊंचाई में वृद्धि होती जाएगी, तापमान गिरता चला जाएगा। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में यह गिरावट किस ऊंचाई पर है? औसतन 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी धरातल से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान गिरता जाता है। इस मंडल में यानी क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास कितना होता है? तापमान ह्रास दर कितना है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से इसमें तापमान में गिरावट आती है। इसे ही हम वायुमंडलीय सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय सामान्य ताप ह्रास दर कितना है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, जो कि ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। क्लियर? तो क्षोभ मंडल की विशेषताएं आप समझ गए। दूसरा, समताप मंडल। नाम से ही जाहिर है कि चारों तरफ तापमान समान होता है। समताप मंडल में जैसे ही 14 किलोमीटर से ऊपर आप जाएंगे, विभिन्न ऊंचाइयों पर, चाहे ये ऊंचाई लीजिए चाहे ये ऊंचाई, निचले परत की बात कर रहा हूं, समताप मंडल की ऊंचाई 14 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर है। लेकिन निचले स्तर की बात करते हैं, मान लेते हैं 14 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर तक, 14 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर तक, यानी समताप मंडल के निचले भागों में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान बराबर रहता है। किसी भी ऊंचाई पर जाएं तापमान एक समान रहता है। इसी विशेषता के चलते इसे हम समताप मंडल कहते हैं। लेकिन समताप मंडल के ऊपरी भाग में जाने पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में फिर से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। समताप मंडल के निचले भागों में तो विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एक समान रहता है, लेकिन इसके ऊपरी भाग में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इसके बाद 30 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक ओजोन मंडल है। कुछ विद्वान या कुछ वैज्ञानिक ओजोन मंडल को समताप मंडल का ही ऊपरी भाग मानते हैं कि ओजोन परत कोई अलग मंडल नहीं है, बल्कि ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की जो परत है, वो समताप मंडल का ही एक भाग है। इसीलिए कहा जाता है कि समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। तो ज्यादातर लोग ओजोन मंडल को समताप मंडल का ही ऊपरी भाग मानते हैं, ओजोन परत को। ओजोन मंडल की ऊंचाई 30 से लेकर 60 किलोमीटर तक है। इसमें ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिससे एक परत का निर्माण होता है। ओजोन परत की खास बात यह है कि सौरिक पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का आंशिक अवशोषण कर लेती है, सोख लेती है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उतना ही भाग धरती पर पहुंचता है जितना जीवधारियों को गर्मी करने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन के लिए गर्मी रहना जरूरी है ना, बिल्कुल बर्फ बन जाएगी पृथ्वी तो जीवन कैसे संभव होगा। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के केवल उतना ही भाग धरती पर आता है जितना जीवधारियों के लिए यहाँ पर जीवन को धारण करने के लिए जरूरी है। तो चूंकि यह पराबैंगनी विकिरण का आंशिक अवशोषण कर लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ओजोन मंडल में तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ने लगता है। क्लियर? ओजोन मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसके बाद 60 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। इसे आयन मंडल क्यों कहते हैं थोड़ी देर में बताते हैं। आयन मंडल की खास बात है कि 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक तो तापमान में गिरावट आती है। 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक तापमान में गिरावट होती है, लेकिन 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक तापमान
तेजी से वृद्धि अंकित की जाती है। आयन मंडल यानी इस ऊंचाई पर आते आते, ये 60 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर आते आते पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम हो जाता है, जिससे वायुदाब यहाँ पर बहुत कम होता है। चूंकि वायुदाब कम है इसलिए गैसों का घनत्व भी काफी कम हो जाता है। इन सब के चलते गैसों में बिखराव आ जाता है ना, गैसें काफी विरल हो जाती हैं। जब वायुदाब कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, तो जो सौरिक पराबैंगनी विकिरण है, सौरिक पराबैंगनी विकिरण ओजोन मंडल तक तो आता ही है पूरी तरह से, है ना, ओजोन मंडल उसे छान के नीचे भेज देता है, लेकिन ऊपर से ओजोन परत तक तो सौरिक विकिरण का जो पराबैंगनी विकिरण है वो पूरी तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे जो कम घनत्व वाली गैसें हैं, जो विरल गैसें हैं, उन गैसों का आयनन हो जाता है। जो पराबैंगनी विकिरण है, जो पराबैंगनी फोटान होता है, फोटान के रूप में, जो सौरिक विकिरण है छोटे छोटे फोटान्स के रूप में आता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, ऐसा माना जाता है। सौरिक विकिरण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, उसके जो कण होते हैं। तो पराबैंगनी जो फोटान्स होते हैं वो इन विरल गैसों का आयनन कर देते हैं, यानी इसे हम अलग अलग आयनीकृत परतों में विभाजित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 आयन मंडल को 6 अलग अलग आयनीकृत परतों में विभाजित किया गया है। इसीलिए इसमें अलग अलग आयनीकृत लेयर पाए जाते हैं, आयनीकृत परत पाई जाती हैं। इन परतों का नामकरण कर दिया गया है डी लेयर, ई लेयर, विशिष्ट ई लेयर, E2 लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर, और F1 के ऊपर जगह नहीं था इसलिए हमने यहां लिख दिया G लेयर, है ना। आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल है 400 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 1000 किलोमीटर तक। यहाँ पर वायुमंडल काफी विरल हो जाता है, गैसों में घनत्व तो बिल्कुल नहीं होता, विशेषकर जो बहुत हल्की गैसें हैं वही ऊपर तैरती रहती हैं, भारी गैसें नीचे पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भारी गैस है तो अधिकतर ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में पाया जाता है। हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम केवल बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। क्लियर। तो इस ऊंचाई तक वायुमंडल एकदम विरल हो जाता है, वायुदाब नगण्य होता है और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें ही यहाँ पर पाई जाती हैं। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते वायुमंडल का ह्रास होता जाता है। हालांकि 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद भी थोड़ी बहुत गैसें पाई जाती हैं, लेकिन वो नगण्य होती, उनका महत्व नहीं रहता है। यानी धरती से जितनी ऊंचाई पर आप चलते जाएंगे गैसें विरल होती जाएंगी। ज्यादा वायुदाब और घनत्व धरातल से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। विशेषकर ऑक्सीजन गैस इसी परत में संकेंद्रित है, जलवाष्प इसी में संकेंद्रित है, धूल कण इसी में संकेंद्रित है। बादल का बनना, वर्षा होना, हिम, पाला, कोहरा, चक्रवात, ये सब इसी परत में संकेंद्रित है, क्षोभ मंडल में। क्लियर। अब आइए अलग अलग करके इसको पढ़ते हैं। तो वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी है? सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को 5 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन का आधार ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण है, यानी इन 5 परतों की तापमान संबंधी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। साथ ही प्रत्येक किसी भी 2 परत के बीच में संक्रमण पेटी पाई जाती है। अब जो बोलना हो लिखना है। किसी भी 2 परत यानी 2 मंडलों के बीच में संक्रमण पेटियां पाई जाती हैं। इस संक्रमण पेटी को सीमा स्तर कहते हैं, इंग्लिश में पॉज कहते हैं, जैसे ट्रोपोपॉज, है ना। उदाहरण के लिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच यानी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच ट्रोपोपॉज पाया जाता है। क्लियर। और इसी तरह से समताप मंडल और ओजोन मंडल के बीच स्ट्रेटोपॉज पाया जाता है। यह सीमा स्तर का क्या काम है? यह सीमा स्तर वास्तव में किसी भी 2 मंडलों के बीच तापमान संबंधी विशेषताओं में अचानक से परिवर्तन कर देते हैं। ये जो संक्रमण पेटियां हैं, ये संक्रमण पेटियां जैसे क्षोभ मंडल सीमा, समताप मंडल सीमा हिंदी में से कहते हैं। क्षोभ मंडल सीमा और समताप मंडल सीमा 2 मंडलों के बीच में या वायुमंडल की 2 परतों के बीच में तापमान संबंधी विशेषताओं में अचानक से परिवर्तन ला देती हैं। क्लियर। क्षोभ मंडल, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज धरातल की सबसे निचली वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली और सबसे सघन, यानी गैसों का घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ है? क्षोभ मंडल में है। यह सबसे निचली और सबसे सघन परत है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 75%, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 75% इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यानी वायुमंडल में जितना भी द्रव्यमान है उसका 75%, यानी गैसों की कुल द्रव्यमान का 75% द्रव्यमान यानी 75% भार, वायुमंडल का 75% भार क्षोभ मंडल में
संकेंद्रित है। आप पीछे चित्र देखते ही जा रहे हैं। क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट। यानी यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 है ना, 15, 0, -10, -15। आप समझ पा रहे हैं? यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई के साथ आप जाएंगे, तो क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट अंकित की जाती है। ठीक है। क्षोभ मंडल में सामान्यतः ताप ह्रास दर कितना है? यहां पर सामान्यतः ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी प्रत्येक किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। तो आप समझ सकते हैं कि धरातल से जब आप 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, धरातल से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे और प्रत्येक किलोमीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, तो अगर पृथ्वी के धरातल पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप निकाल सकते हैं कि 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितना गिरावट आएगा, है ना। 14 गुणे 6.5 कर देंगे तो आपको निकल आएगा कि क्षोभ मंडल सीमा जो कि 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वहां पर तापमान में कितनी गिरावट आ जाएगी, है ना। यानी सब कुछ बर्फीला हो जाता है। क्लियर? प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटाते जाइए, तापमान -100 तक लगभग पहुंच जाएगा, है ना। यानी सब कुछ, यानी क्षोभ मंडल सीमा के पास अगर आप वायुमंडल में हैं, मान लेते हैं आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और आपने हाथ बाहर निकाल दिया किसी कारण, या आप बाहर निकल गए और आपने विशेष सूट नहीं पहना हुआ है, तो तापमान इतना कम होगा कि आपको तुरंत पत्थर में तब्दील कर देगा, आप बिल्कुल जमकर अकड़ जाएंगे, है ना। इतना कम तापमान होगा वहां पे, तो खतरनाक स्थिति रहती है ऊपर जाने पर। यही कारण है कि चूंकि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान कम होता जाता है, तो अब समझ में आया कि एवरेस्ट चोटी बर्फीला क्यों है ना। हिमालय पर जितनी भी चोटियां हैं, एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, नंदा देवी, ये सभी, त्रिशूल, बंदरपुच्छ, ये सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई क्यों हैं? क्लियर है? इसीलिए यहां पर जो पानी बरसता है हिमपात के रूप में बरसता है ना। बर्फबारी होती है, क्यों बर्फबारी होती है? क्योंकि पानी द्रव में नहीं रह सकता, वो ठोस में हो जाता है, ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है, हिमपात होता है, इसलिए ये सभी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। यह समझ में आया? तो क्षोभ मंडल की पहली विशेषता है ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट। सामान्य ताप ह्रास दर कितना है इसका? इसमें सामान्यतः ताप ह्रास दर प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस है ऊंचाई में वृद्धि के साथ। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय ताप ह्रास। इसे ही वायुमंडलीय ताप ह्रास दर कहते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है क्षोभ मंडल की? क्षोभ मंडल की दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो है ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। दूसरी क्या है कि जलवायु विज्ञान की दृष्टि से क्षोभ मंडल का विशेष महत्व है, क्योंकि जलवायु विज्ञान की दृष्टि से क्षोभ मंडल का विशेष महत्व है। सबसे निचली परत की बात कर रहा हूं, क्योंकि जलवाष्प और धूल कण क्षोभ मंडल में ही संकेंद्रित हैं। इसलिए जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, इसलिए सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे बादल, बिजली कड़कना, बादल बनना, बादल का गरजना, बादल का बनना, वर्षा, हिमपात, ओस, कोहरा इत्यादि, और सभी प्रकार के वायुमंडलीय विक्षोभ जैसे चक्रवात, तूफान, इसी मंडल में संकेंद्रित होते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, जलवायु विज्ञान की दृष्टि से इस परत का विशेष महत्व है, इसलिए चूंकि जलवाष्प और धूल कण इसी परत में संकेंद्रित हैं, इसलिए सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे बादल का बनना, है ना,
बादल का बनना, चमकना, वर्षा, हिमपात, कोहरा, ओस जैसी घटनाएं और सभी प्रकार के वायुमंडलीय विक्षोभ जैसे चक्रवात, तूफान क्षोभ मंडल सीमा के नीचे ही संकेंद्रित हैं। ये घटनाएं क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर कभी नहीं जाती। सभी घटनाएं क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही पाई जाती हैं या क्षोभ मंडल सीमा के नीचे ही पाई जाती हैं। क्लियर? तीसरी विशेषता क्या है क्षोभ मंडल की? क्षोभ मंडल की तीसरी विशेषता क्या है? इसकी तीसरी विशेषता है कि संवहन धराएं, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कि इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी, ये धरातल है, धरातल जब गर्म हो जाती है ना, तो यहां से ताप निकलता है, ऊष्मा निकलती है, ऐसे ऐसे करके ऊष्मा निकलती है। एक तरह से पार्थिव विकिरण, सौरिक विकिरण प्रकाश के रूप में आता है, लेकिन पार्थिव विकिरण किस रूप में निकलता है? ऊष्मा के रूप में निकलता है। तो यहां पे धरातल से संलग्न जो हवा है वो गर्म हो जाती है। धरातल से संलग्न यानी धरातल से लगी हुई जो हवा है वो गर्म हो जाती है और ये गर्म हवा ऊपर उठती है। हवा जब भी गर्म हो जाएगी तो क्या होगी? ऊपर उठती, और ऊपर जो ठंडी हवा है वो नीचे आएगी। ऊपर की ठंडी हवा नीचे आई, धरातल गर्म है, ये ठंडी हवा नीचे आकर ये भी गर्म हो गई, फिर ये गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे आएगी और गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो इस तरह से एक चक्र चलता है। इस चक्र को ही हम क्या कहते हैं? संवहन धारा। इस चक्र को हम क्या कहते हैं? संवहन धारा। यानी संवहन धाराएं, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जो संवहन धाराएं होती हैं वो क्षोभ मंडल सीमा, ट्रोपोपॉज मतलब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, तो इसे संवहन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी प्रकार की संवहन धाराएं क्षोभ मंडल सीमा के नीचे ही संकेंद्रित हैं। संवहन धाराएं क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर कभी नहीं जाती हैं। संवहन धाराएं उठती हैं, 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती हैं और 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद फिर वापस चली आती हैं। तो इस तरह से जो धारा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संवहन धारा। तो इसे संवहनी मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं क्षोभ मंडल सीमा के नीचे ही संकेंद्रित होती हैं। क्लियर? ये हो गया तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता, एक अन्य विशेषता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं ये क्या है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। अब करना क्या है? इसको आप ऐसे कर दीजिए, ग्लोब का आधा भाग बन गया ना, ग्लोब का आधा, उत्तरी गोलार्ध आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? उत्तरी गोलार्ध में बीचों बीच क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, विषुवत कहते हैं। यह 90 डिग्री अक्षांश। मेरी कुछ बातें तभी समझ में आएंगी जब विश्व भूगोल मेरा आप पढ़ चुके हैं। विश्व भूगोल प्रीलिम के लिहाज से जो मैंने 19 वीडियो डाले हैं उसमें अक्षांश देशांतर मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप नए नए हैं तो उसे जरूर पढ़ लीजिए, उसे नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में कम आएगा। इसलिए मैंने भारतीय भूगोल में जो 79 वीडियो पढ़ाए हैं, है ना, वो प्रीलिम और मेंस दोनों के लिहाज से उपयोगी है। हालांकि फिर पढ़ाऊंगा। भारतीय भूगोल के जो 79 वीडियो है मेरे, वो प्रीलिम के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा कम। इसी तरह से विश्व भूगोल में जो 19 वीडियो मैंने डाले हैं वो टोटल मानचित्रण कराया है मैंने, मानचित्र एटलस का अध्ययन कराया गया है उसमें। तो आप उन 19 वीडियोस को देख लीजिए। कल कोई पूछ रहा था कि सर जो विश्व भूगोल में आप पढ़ाएं इससे पहले 19 वीडियो, वो प्रीलिम के लिए है कि मेंस के लिए है? वो जानकारी के लिए है। जब तक वो सब बातें जानकारी आपको नहीं रहेंगी, ये सब बातें कैसे समझेंगे? हालांकि पहले से अध्ययन कर चुका है जो पूरी तरह से समझ रहा होगा। तो इक्वेटर, ये 90 डिग्री अक्षांश, ये है पृथ्वी का धरातल। ये क्या है? धरातल। धरातल के ऊपर 2 वायुमंडलीय परत दिखाई गई है, एक क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल। 1 मिनट। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। औसत रूप से क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से 14 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है ना। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई यहाँ पर 18 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जा रहे हैं
क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आ रही है और उत्तरी ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी रह गई? 10 किलोमीटर रह गई। यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है जो कि 18 किलोमीटर होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई में गिरावट आती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटकर केवल 8 से 10 किलोमीटर रह जाती है। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? ऐसा तापमान संबंधी विशेषता के चलते होता है। विषुवत रेखा पर तापमान विशेषता अलग है, उत्तरी ध्रुव पर तापमान विशेषता अलग है। विषुवत रेखा पर धरातल गर्म है, उत्तरी ध्रुव पर धरातल ठंडा है। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की विशेषता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट तब आएगी जब यहां पर गर्म होगा, है ना? यहां पे गर्म है इसलिए गिरावट तेजी से आ रही है और काफी ऊंचाई तक गिरावट आती है, काफी ऊंचाई तक गिरावट आती है। ये ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक गिरावट आती है क्योंकि विषुवत रेखा पर धरातल गर्म है। ध्रुवों पर क्या है? ध्रुवों पर धरातल पर पहले से ही तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। यह विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर पहले से ही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए गिरावट खूब ऊंचाई तक होती है, तापमान में गिरावट। लेकिन विषुवत ध्रुवों पर तापमान पहले से 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए जो तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति है वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पाई जाती है। बात समझ में आया? यानी यहां पर तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति चली जाती है 18 किलोमीटर तक, और ध्रुवों पर यह है ध्रुव और यह है विषुवत। हम ऊंचाई के हिसाब से दिखा रहे हैं। विषुवत रेखा पर धरातल गर्म है इसलिए काफी अधिक ऊंचाई तक तापमान में गिरावट का मौका मिलता है, 18 किलोमीटर तक तापमान में गिरावट आती है। ध्रुव पर, ये समझने के लिए बता रहा हूं, समझ जाएंगे तो सवाल नहीं करेंगे। ध्रुव पर तापमान पहले से 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक तापमान में गिरावट का मौका नहीं मिलता है। यहां पर पहले से ही 0 है तो यहां पर 8 किलोमीटर ही मान लेते हैं, यहीं तक तापमान में गिरावट आती है। क्षोभ मंडल का निर्धारण कैसे हुआ है? हमने बताया था ना, इन पांचों मंडलों का निर्धारण किस आधार पर हुआ है? वायुमंडल की इन पांचों परतों का निर्धारण तापमान विशेषता के आधार पर हुआ है। तो क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। तो विषुवत रेखा पर जहां तक ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है वो सीमा है 18 किलोमीटर, इसलिए विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर है। लेकिन ध्रुवों पर तापमान में गिरावट केवल 8 किलोमीटर तक ही आता है, इसलिए ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। आप समझ पा रहे हैं ना? यानी जहां तक ऊंचाई में गिरावट है वहीं तक क्षोभ मंडल सीमा है। इसका मतलब विषुवत पर क्षोभ मंडल सीमा की ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल सीमा की ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर। यहां पर वही तो दिखाया गया है। क्लियर हुआ? तो एक अन्य विशेष क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई तो 14 किलोमीटर है, लेकिन इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर ही पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर पर धरती गर्म है और ध्रुवों पर धरातल काफी ठंडा होता है। ध्रुव पर पहले से ही धरातल ठंडा होता है, इसलिए क्षोभ मंडल सीमा 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पाई जाती है। क्लियर? तो ये हो गया क्षोभ मंडल की विशेषताएं, जो कि आप अच्छे से समझे। प्रीलिम के लिहाज से भी लिख सकते हैं इसको, मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी लिख सकते हैं, कहीं भी पूछा जाएगा, आप उत्तर देने में काबिल हैं आप। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य जो संक्रमण पेटी पाई जाती है, यानी जो सीमा स्तर पाया जाता है, इंग्लिश में उसे पॉज कहते हैं ना। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य पाए जाने वाली संक्रमण पेटी को हम क्षोभ मंडल सीमा या ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है? ट्रोपोपॉज के सहारे क्षोभ मंडली जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। यानी ट्रोपोपॉज क्या है? क्षोभ मंडल सीमा क्या है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य एक संकरी यानी पतली पेटी है। ये एकदम बाल की तरह नहीं है,
रेखा की तरह नहीं है, ये भी वास्तव में वायुमंडल ही है ट्रोपोपॉज, लेकिन ये काफी पतली पेटी, काफी संकरी है। इसकी तुलना में क्षोभ मंडल सीमा काफी संकरी पेटी है। तो क्षोभ मंडल सीमा, जो क्षोभ मंडल और संताप मंडल के मध्य स्थित संक्रमण पेटी को क्षोभ मंडल सीमा कहते हैं। यह वायुमंडल की वह पतली परत है जिसमें क्षोभ मंडलीय विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। यानी जितने भी क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं, जैसे बादल बनना, ओस कोहरा बनना, बादल का गरजना, वर्षा होना, हिमपात होना, ये सभी विशेषताएं क्षोभ मंडल सीमा के नीचे ही संकेंद्रित हैं। क्षोभ मंडल सीमा में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। क्लियर? तो जितनी भी मौसमी विशेषताएं हैं उसकी ऊपरी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्षोभ मंडल सीमा। यानी क्षोभ मंडल सीमा सभी मौसमी विशेषताओं, उदाहरण के लिए बादल बनना, वर्षा होना इत्यादि, धूल कण और जलवाष्प, जो क्षोभ मंडल सीमा है सभी प्रकार की मौसम विशेषताओं और साथ में धूल कणों और जलवाष्प की ऊपरी सीमा का निर्धारण कर देता है। क्षोभ मंडल सीमा में क्षोभ मंडल सीमा में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट भी बंद हो जाती है। क्षोभ मंडल सीमा में और क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर जाने पर भी ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। यानी ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट कहां तक आती है? क्षोभ मंडल सीमा के नीचे तक ही आती है। न तो क्षोभ मंडल सीमा में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट होती है और न ही क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर जाने पर ऐसा होता है। क्लियर? तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ा क्षोभ मंडल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। यहां क्या होता है? 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है ना? समताप मंडल का विस्तार है। क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर जाने पर, क्षोभ मंडल सीमा, या ऐसे भी कह सकते हैं क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर जाने पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट होना बंद हो जाता है। क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर जाने पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये कहाँ की विशेषता थी? ये क्षोभ मंडल की विशेषता थी। लेकिन समताप मंडल में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट बंद हो जाता है। समताप मंडल में मान लेते हैं समताप मंडल इतना मोटा है, ठीक है? समताप मंडल मान लेते हैं, समताप मंडल में भी हम एक ऊपरी भाग मान लेते हैं, ये होता है इसका ऊपरी भाग और ये है समताप मंडल का निचला भाग। क्लियर? तो समताप मंडल के निचले भाग में विभिन्न ऊंचाइयों पर, ये मैंने अलग अलग ऊंचाइयां ली हैं। एक ऊंचाई है निचले भाग में मैंने 3 अलग अलग ऊंचाइयां ली हैं, ठीक है? तो समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एक समान बना रहता है। जैसे यहां भी जो है कि मान लेते हैं -20 है, यहां भी -20 है, यहां भी -20। आप समझ पा रहे हैं? आपने देखा कि धरातल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्षोभ मंडल सीमा तक जाते जाते तापमान कितना हो गया? मान लेते हैं -50 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान कितना है? -50 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि तापमान में गिरावट आ रही थी। अब क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर क्या है? अब क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान कितना है? -50 डिग्री सेल्सियस है। आप कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि धरातल से ऊपर जाने पर लगातार तापमान गिरा, कहां तक? 14 किलोमीटर तक। अब क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान कितना है? -50 डिग्री सेल्सियस। तो समताप मंडल के निचले भागों में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एक समान बना रहता है। क्लियर? निचले भागों में किसी भी ऊंचाई पर आप देखेंगे तो तापमान -50 डिग्री सेल्सियस ही पाया जाएगा। इसीलिए इसको हम समताप मंडल कहते हैं, यानी तापमान एक समान रहता है विभिन्न ऊंचाइयों पर। हालांकि समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि, हालांकि समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान वृद्धि संभव है। क्लियर? निचले भाग में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एक समान रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। हालांकि ऊपरी भाग में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि भी संभव है। समताप मंडल में जलवाष्प नहीं है। सभी क्षोभ मंडली जो विशेषताएं हैं वो समताप मंडल में नहीं पाई जाती हैं। समताप मंडल में जलवाष्प और धूल कण नहीं पाए जाते हैं। समताप मंडल में जलवाष्प और धूल कण और वायुमंडलीय विक्षोभ नहीं पाए जाते, इसलिए समताप मंडल में बादल नहीं बनते। यहां पर
बादल नहीं बनते हैं। कुछ विशेष प्रकार के मेघ बनते हैं, उन विशेष मेघों को हम क्या कहते हैं? मुक्ताभ। उन विशेष प्रकार के मेघों को हम मुक्ताभ मेघ कहते हैं। ये विशेष प्रकार के मेघ है, लेकिन सामान्य तौर पर समताप मंडल में बादलों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए जो वायुयान चालक होते हैं अपने विमान को क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर उड़ाते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल सीमा तक ही बादल बनता है ना। तो वायुयान चालक अपने विमान को, अपने प्लेन को क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर उड़ाते हैं। इसलिए जब आप कभी प्लेन से सफर करेंगे तो बादल आपको नीचे दिखाई देते हैं। आप जहां उड़ रहे होते हैं वहां बादल नहीं होता है, क्योंकि साफ सुथरा चाहिए होता है। धुंधलापन रहेगा तो प्लेन उड़ाने में परेशानी आएगी, इसलिए समताप मंडल में प्लेन उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल की दूसरी विशेषता है कि औसतन इसकी ऊंचाई धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ना। लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है, और ऊंचाई तो उतनी ही है, 30 किलोमीटर यहाँ भी है और 30 किलोमीटर ध्रुव पर भी है और 30 किलोमीटर इक्वेटर पर भी है। समताप मंडल की ऊंचाई धरातल क्षोभ मंडल सीमा से लेकर 30 किलोमीटर तक है, लेकिन विषुवत रेखा पर समताप मंडल की मोटाई कम है, यानी अब विषुवत रेखा पर पतली परत पाई जाती है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर समताप मंडल की मोटाई बढ़ती जाती है, और विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई कितनी है? मतलब विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक है। विषुवत रेखा पर समताप मंडल की मोटाई कम होती है और ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई अधिक पाई जाती है। क्लियर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ज्यादा है और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की मोटाई कम है। इसलिए स्वाभाविक रूप से विषुवत रेखा पर समताप मंडल की मोटाई कम हो जाती है और ध्रुवों पर इसकी मोटाई ज्यादा पाई जाती है। क्लियर? समताप मंडल की एक अन्य विशेषता है कि एक समान ऊंचाई पर धरातल से समान ऊंचाई पर हम लेते हैं। समताप मंडल की एक विशेषता है कि धरातल से समान ऊंचाई पर, हम धरातल से समान ऊंचाई पर जा रहे हैं। देखिए, समताप मंडल की एक अन्य विशेषता है कि समताप मंडल में धरातल से समान ऊंचाई पर, मतलब एक समान ऊंचाई पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है। ये बहुत ही, जान लेंगे तो ठीक ही है, नहीं भी जानेंगे तो कोई नुकसान नहीं इससे, लेकिन जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। समताप मंडल की एक अन्य विशेषता है कि समान ऊंचाई पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्षोभ मंडल सीमा, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल सीमा का तापमान, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल सीमा का तापमान कम होता है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल सीमा का तापमान कम होता है और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा ऊंचाई तक उठता है। प्रति 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तापमान घट रहा है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तापमान घट रहा है। घटते 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 कहाँ? विषुवत रेखा पर। यहाँ पर तापमान काफी कम हो जाता है। मान लेते हैं विषुवत रेखा पर तापमान, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर, हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, 18 किलोमीटर है। तो यहाँ पर तापमान गिरकर हम मान लेते हैं हो जाता है, यहाँ पर तापमान गिरते गिरते 18 किलोमीटर तक पहुँचते -50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 8 ही किलोमीटर तक उठ रहा है ना। तो यहाँ भी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से गिरावट आ रही है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक गिरावट नहीं आती है, इसलिए 8 किलोमीटर तक ही ऊंचाई में गिरावट आएगी। यहाँ पर 18 किलोमीटर तक आ रही है, यहाँ पर गिरावट तापमान में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ रही है, इसलिए यहाँ पर तापमान हम मान लेते हैं -15 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है, वास्तविकता कुछ और हो सकती है। तो इसलिए क्षोभ मंडल सीमा यहाँ भी है 18 किलोमीटर पे, यहाँ पर क्षोभ मंडल सीमा 8 किलोमीटर तक है। तो विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान कम है और ध्रुव पर क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान अपेक्षाकृत अधिक है। इतना समझ में आया? विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान कम पाया जाता है, ध्रुवों के ऊपर क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। तो ध्रुवों पर चूंकि क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान अधिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से धरातल से समान ऊंचाई पर विषुवत रेखी क्षेत्रों से
ध्रुवीय क्षेत्रों में जाने पर तापमान में, समताप मंडल में तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। क्लियर? ये इसलिए होता है। समताप मंडल के ऊपर जो संक्रमण पेटी पाई जाती है उसे समताप मंडल सीमा कहते हैं। 30 किलो समताप मंडल के ऊपर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्रेटोपॉज की संक्रमण पेटी पाई जाती है। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर जाने पर तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की जाती है। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर जाने पर तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की जाती है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल व्याप्त है। इसे हम मेसोस्फीयर भी कहते हैं, है ना, मध्य मंडल भी कहते हैं, या इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ओजोन। धरातल से 30 किलोमीटर यानी समताप मंडल की सीमा से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक, समताप मंडल सीमा से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में एक ऐसी परत पाई जाती है, वायुमंडल में एक ऐसी परत पाई जाती है जिसमें ओजोन गैस की अधिकता है। इसमें ओजोन गैस की अधिकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे मेसोस्फीयर भी कहते हैं, नहीं सॉरी, कुछ वैज्ञानिक इसे समताप मंडल का ही ऊपरी भाग मानते हैं। यानी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन मंडल कोई अलग मंडल नहीं है बल्कि समताप मंडल का ही ऊपरी भाग, ऐसा वो कहते हैं। तो ओजोन गैस की अधिकता के चलते जो ओजोन गैस होती है सौरिक विकिरण में पराबैंगनिक विकिरण का आंशिक अवशोषण कर लेती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक विकिरण यहाँ पर छन जाता है। यहाँ ये क्या करती है, पराबैंगनी विकिरण को छान देती है, उसका अवशोषण कर लेती है। इसके चलते चूंकि ये पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लिया जाता है किसके द्वारा, ओजोन गैस, ओजोन परत सौरिक पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण का आंशिक अवशोषण कर लेती है। इसके चलते ओजोन परत का तापमान स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाता है। यही कारण है कि ओजोन मंडल में, यही कारण है कि समताप मंडल सीमा के ऊपर जाने पर ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की जाती है। ठीक है, 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल में तापमान बढ़ता रहता है। क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगातार बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लेती है, जिसके चलते इस मंडल में तापमान अधिक पाया जाता है ना। 30 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगातार बढ़ता रहता है। ओजोन मंडल में 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता रहता है। कैसे? समताप मंडल सीमा के ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता रहता है। यानी ओजोन मंडल में सर्वाधिक तापमान कहाँ होगा? ओजोन मंडल में सबसे ज्यादा तापमान 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा। 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन मंडल की सीमा है, यानी मध्य मंडल की सीमा है, मेसोस्फीयर की सीमा। मेसोस्फीयर की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? मेसोपॉज कहते हैं। यानी मेसोपॉज तक ऊंचाई के साथ तापमान 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से लगातार बढ़ता रहता है। ओजोन मंडल का जो अधिकतम तापमान मेसोपॉज के पास होता है, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है, टेम्परेचर, यहाँ का अधिकतम टेम्परेचर धरातल के निकट के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। यहाँ का अधिकतम टेम्परेचर धरातल के निकट के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ओजोन परत के चलते तापमान लगातार बढ़ता है। फिर यहाँ का तापमान धरातल के निकट के तापमान से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे होता है? पहले तो आपने पढ़ा कि ओजोन मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, तो फिर यहाँ का तापमान धरातल के निकट के तापमान से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान गिरा, यहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। समताप मंडल में आधे भाग तक -50 डिग्री ही रहा क्योंकि तापमान बराबर रहता है। ऊपर जाने पर तापमान थोड़ा बढ़ा, ऊपर जाने पर और बढ़ने लगा, माइनस से प्लस में आने लगा। माइनस से प्लस में आते आते यहाँ का तापमान उतना ही रहता है जितना धरातल के तापमान के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो ओजोन मंडल के सबसे ऊपरी सीमा पर तापमान धरातल के निकट के तापमान से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। मध्य मंडल सीमा, मध्य मंडल सीमा यानी मेसोपॉज। मेसोपॉज यानी 60 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल है।
आयन मंडल की विशेषता यह है कि 60 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, आयन मंडल में 60 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में पहले गिरावट आती है, फिर 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान फिर से बढ़ने लगता है। फिर से बता दें, मध्य मंडल सीमा से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहले तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, उसके बाद 80 किलोमीटर से ऊपर जाने पर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में लगातार फिर से वृद्धि दर्ज की जाती है। यहां पर 60 किलोमीटर के ऊपर है, ये धरातल से 60 किलोमीटर के बाद पाया जाता है आयन मंडल। तो 60 किलोमीटर के ऊपर जाने पर जो वायुदाब होता है, वायुदाब 0.35 मिलीबार रह जाता है। धरातल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जाने पर वायुदाब 0.35 मिलीबार रह जाता है। इसलिए यहां पर वायुदाब और गैसों का घनत्व तो काफी कम पाया जाता है। इतने कम वायुदाब के चलते सौरिक पराबैंगनी विकिरण वायुमंडलीय गैसों का आयनन कर देता है। सौरिक पराबैंगनी विकिरण के चलते वायुमंडलीय जो गैसें होती हैं आयनीकृत हो जाती हैं, है ना। उसमें विद्युत चुंबकीय लक्षण उपस्थित होने लगते हैं गैसों में, तो इसलिए उसे हम कहते हैं आयनन हो जाता है उनका। तो गैसों के आयनीकृत होने के चलते आयन मंडल को 6 अलग अलग आयनीकृत परतों में विभाजित किया गया है। इन आयनीकृत परतों के नाम क्या हैं? डी लेयर, ई लेयर, विशिष्ट ई लेयर, E2, F1, F2 और G लेयर। ये नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी सबसे आयन मंडल में सबसे निचली परत कौन सा है? 4 विकल्प दिया जाएगा, तो आप कहेंगे आयन मंडल में सबसे निचली परत डी लेयर है, और आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? जी लेयर है। क्लियर? 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल पाया जाता है, 5वीं परत। एक्सोस्फीयर। 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जाने पर, इसके बाद जाने पर यानी 400 किलोमीटर के ऊपर जाने पर गैसों का दबाव और घनत्व काफी कम हो जाता है, वायुमंडल काफी विरल हो जाता है, यानी वायुमंडल का काफी बिखराव हो जाता है। इतनी अधिक ऊंचाई पर केवल हल्की गैसें ही पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और हीलियम। इससे ज्यादा यहाँ बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वायुमंडल काफी विरल होता है, केवल हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें ही यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके बाद 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वायुमंडल लगभग समाप्त हो जाता है। ये हो गया वायुमंडल का संगठन और संरचना। वायुमंडल का संगठन संरचना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से प्रीलिम में प्रायः सवाल पूछा जाता है, और मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में यहाँ पर मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। सवाल कैसे बनेंगे, हम जो पढ़ाते जा रहे हैं उस पर मुख्य परीक्षा में किस तरह के सवाल बनेंगे, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाता रहूंगा। आने वाले, अब 15 अगस्त है कुछ दिन में, 15 अगस्त के बाद मैं मुख्य परीक्षा के लिहाज से भूगोल में जो भी पढ़ा रहा हूँ सामान्य अध्ययन में, है ना, सामान्य अध्ययन में मुख्य परीक्षा के लिहाज से जो भी पढ़ा रहा हूं, किस तरह के प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने मैं लिखित रूप में उपस्थित करूंगा, और उसका उत्तर फॉर्मेट भी आपको जारी करूंगा, जो नीचे PDF में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका मकसद ये नहीं होगा कि जो मैं नोट्स दूं वही उत्तर आपका भी उत्तर होगा। आपको मैं उत्तर का केवल फॉर्मेट दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से 250 शब्दों की सीमा में आप अपना उत्तर कम समय में लिखने में सक्षम होंगे। क्योंकि पढ़ तो रहे हैं आप बहुत ज्यादा, मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया। इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है? वायुमंडल की संगठन और संरचना पर टिप्पणी कीजिए। वायुमंडल की संगठन और संरचना का विवरण दीजिए। वायुमंडल की संगठन और संरचना पर प्रकाश डालिए। 250 शब्दों में शब्द सीमा है। अब वायुमंडल की संगठन यानी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर आपको 250 शब्दों में बताना है। सोचिए कितना कठिन काम है। संगठन भी 250 शब्द में संगठन भी लिखना है, कंपोजिशन भी और स्ट्रक्चर भी लिखना है। तो जान तो गए आप बहुत कुछ, लेकिन शब्द सीमा आपकी कम होगी। तो कम शब्द सीमा में अपने उत्तर कैसे लिखें, इस पर मैं अलग से समय समय पर वीडियो आपको देता रहूंगा। इसमें बताना संभव नहीं, क्योंकि अलग से ही उस पर चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। अगले अध्याय का नाम होगा पृथ्वी धरातल पर तापमान का वितरण। धरातल पर तापमान का वितरण, उसे प्रभावित करने वाले कारक, और उसका अगला अध्याय होगा पृथ्वी का ऊष्मा बजट, है ना, टेम्परेचर बैलेंस।
टेम्परेचर बैलेंस एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां प्रीलिम के अलावा मुख्य परीक्षा में भी अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। पृथ्वी का ताप बजट या ऊष्मा बजट भी इसे कहते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। नमस्कार।